नमस्कार और स्वागत है। हम सब गरीबी के बारे में जानते हैं, मतलब हमने आंकड़े देखे हैं, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि गरीबी कैसा महसूस होती है? आज हमारे पास एक निबंध है जो आंकड़ों से परे जाकर गरीबी के क्या कहते हैं उसके भीतरी भूगोल को समझने की कोशिश करता है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ जेबें खाली नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आत्मा भी खाली होने लगती है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि गरीबी क्या करती है, बल्कि ये भी कि वो इंसान के अंदर क्या क्या बदल देती है। ये निबंध हमें उन मनोवैज्ञानिक जालों को दिखाएगा जो पैसों की कमी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस चर्चा की शुरुआत निबंध की एक लाइन से करते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, यह मनुष्य के आत्मसम्मान, सपनों और संभावनाओं की चुपचाप होती हुई हत्या है। चलिए इस एहसास की गहराई में उतरते हैं। तो चर्चा की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी के तौर पर देखना ही सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल, निबंध कहता है कि असली लड़ाई पेट की भूख से ज्यादा मन की भूख की है। एक जगह लेखक ने लिखा है, भूख जब पेट में आग बनकर जलती है, तब रोटी केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी चाह बन जाती है। ये सुनने में बहुत सीधी बात लगती है, पर इसका असर बहुत गहरा है। हाँ, और यहाँ जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि गरीबी सिर्फ आपका पैसा नहीं चुराती, वो आपका भविष्य सोचने की क्षमता ही चुरा लेती है। इसे आप एक तरह का कॉग्निटिव टैक्स या मानसिक कर कह सकते हैं। मानसिक कर। सोचिए, जब आपका पूरा दिमाग, आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ इस एक सवाल में उलझी हो कि आज रात का खाना कहाँ से आएगा, तो फिर उसके पास अगले महीने या अगले 5 साल के बारे में सोचने की वो बैंडविड्थ ही कहाँ बचती है। सही बात है। सपने देखना, कोई नई स्किल सीखना, ये सब तो लग्जरी बन जाते हैं। अस्तित्व का मकसद सिर्फ जिंदा रहना हो जाता है, जीना नहीं। ये कॉग्निटिव टैक्स वाली बात बहुत बहुत कमाल की है। इसका मतलब है कि गरीबी आपको एक स्थायी आज में एक तरह से कैद कर देती है। आप कल के बारे में सोच ही नहीं पाते, और शायद इसका सबसे क्रूर असर बच्चों पर पड़ता है। निबंध में एक तस्वीर खींची गई है जो भुलाई नहीं जा सकती। गरीब का बच्चा बचपन में खिलौनों से नहीं, जिम्मेदारियों से खेलता है। हाँ, और ये सिर्फ एक भावनात्मक लाइन नहीं है, ये एक सामाजिक सच्चाई है जो पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। ये गरीबी के उस दुष्चक्र, उस विशिष्ट साइकिल को और मजबूत करती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। जब एक बच्चे के हाथ में किताब की जगह औजार आ जाते हैं, तो हम सिर्फ उसकी शिक्षा नहीं छीनते, हम उससे उसका भविष्य छीन लेते हैं। लेखक बहुत गहराई से कहता है कि बच्चे की पहली सीख माँ की आंखों में छिपे आंसू और पिता की बेबसी बन जाती है। और जब आपकी बुनियाद ही लाचारी और दुख पर रखी गई हो, तो आप एक आत्मविश्वास से भरी इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं? ये सिर्फ स्कूल ना जा पाने का नुकसान नहीं है जी। ये खेलने कूदने, दोस्त बनाने और बस एक बच्चा होने के अधिकार का भी नुकसान है। बिल्कुल। ये वो सोशल स्किल्स हैं जो आगे चलकर जीवन में बहुत काम आती हैं, और वो भी तो उनसे छिन जाती हैं। आपने बहुत जरूरी बात कही, ये सोशल डेवलपमेंट का नुकसान है। बच्चा दुनिया को एक खतरनाक और मुश्किल जगह के तौर पर देखना सीखता है। एक ऐसी जगह जहां आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। उसमें वो स्वाभाविक विश्वास, वो भरोसा विकसित ही नहीं हो पाता जो एक सुरक्षित बचपन देता है। अच्छा। तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए दुनिया पर, सिस्टम पर या लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक अदृश्य घाव है जो जिंदगी भर उसके साथ रहता है। और शायद दुनिया पर यही अविश्वास उसे चुप रहना सिखाता है। समाज का ये अनदेखा करना ही उस चीज को जन्म देता है जिसके बारे में निबंध आगे बात करता है, और जो शायद गरीबी का सबसे डरावना पहलू है। निबंध का तर्क है कि गरीबी इंसान को सवाल पूछने से रोक देती है। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। मतलब जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है वही चुप क्यों रह जाता है? इसे समझने के लिए हमें लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई लाचारी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सीखी हुई लाचारी? हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा बार बार मैथ्स में फेल होने के बाद ये मान ले कि वो मैथ्स के लिए बना ही नहीं है और फिर कोशिश करना ही छोड़ दे। अच्छा। गरीबी भी लोगों के साथ यही करती है। सिस्टम उन्हें इतनी बार फेल करता है, सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर कटवाता है, उनकी आवाज को अनसुना किया जाता है, इतनी बार अनसुना किया जाता है कि धीरे धीरे वो ये मानने लगते हैं कि कमी सिस्टम में नहीं बल्कि उनमें है। उन्हें लगता है कि चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन क्या इसमें एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म भी नहीं है? शायद चुप रहना और सवाल ना पूछना उस व्यक्ति के लिए उस माहौल में मतलब
टिके रहने का सबसे सुरक्षित तरीका हो? हो सकता है आवाज उठाने का मतलब हो अपनी दिहाड़ी खो देना या किसी ताकतवर आदमी से दुश्मनी मोड़ लेना। तो क्या ये चुप्पी एक मजबूरी से ज्यादा एक सोची समझी रणनीति नहीं हो सकती? ये एक बेहतरीन पॉइंट है। बिल्कुल, ये दोनों का मिश्रण है। शुरुआत में ये एक सर्वाइवल टैक्टिक होता है, लेकिन जब सालों तक यही चलता रहता है तो ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस में बदल जाता है। अच्छा, ये उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। निबंध समाज के विरोधाभास को भी तो उजागर करता है ना। हाँ, समाज की चमक दमक के बीच गरीब की जिंदगी एक अंधेरे कोने में सिसकती रहती है। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि समाज द्वारा अदृश्य बना दिया जाना भी है। और ये सामाजिक बहिष्कार उस चुप्पी को और गहरा कर देता है। इसी अदृश्य होने के एहसास से शायद समय का अनुभव भी बदल जाता है। निबंध में एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है। अमीर के लिए समय पैसा है, लेकिन गरीब के लिए समय केवल इंतजार है, बेहतर कल का, जो शायद कभी ना आए। ये समय को लेकर दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को दिखाता है। बिल्कुल। एक के लिए समय एक रिसोर्स है, एक संपत्ति जिसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे और पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, अमीर आदमी का 1 घंटा हजारों या लाखों का हो सकता है। पर गरीब के लिए समय अक्सर एक बोझ होता है, एक अंतहीन इंतजार। सोचिए उस औरत के बारे में जो अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सुबह 8 बजे से एक सरकारी दफ्तर के बाहर लाइन में खड़ी है। उसके लिए वो 6 घंटे सिर्फ इंतजार नहीं है, वो उसकी एक दिन की दिहाड़ी का नुकसान है, घर पर भूखे बच्चों की चिंता है, और इस बात की अनिश्चितता कि आज भी काम होगा या नहीं। बिल्कुल। अमीर का 1 घंटा प्रोडक्टिविटी है, गरीब का वही 1 घंटा अक्सर बेबसी और नुकसान का होता है। ये दिखाता है कि गरीबी सिर्फ आपका पैसा नहीं छीनती, वो आपके समय की क्वालिटी और उसके मतलब को भी छीन लेती है। जब मैं ये सब सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये गरीबी को एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हटाकर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बना देता है, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। और इसी से हम निबंध के सबसे मार्मिक पहलू पर आते हैं, वो हिस्सा जो कहता है गरीबी आत्मा को इतना कमजोर कर देती है कि इंसान खुद को ही दोषी मानने लगता है। ये गरीबी का सबसे क्रूर और अदृश्य प्रभाव है। कोई बाहरी हालात के लिए खुद को दोष कैसे दे सकता? ये गरीबी का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक बोझ है। इसे समझने के लिए एक पिता की कल्पना कीजिए। वो दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है, और उसके बावजूद जब वो शाम को घर लौटता है और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता या उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, हाँ, तो क्या होता है? 1 बार, 2 बार, 10 बार वो सिस्टम को, अपनी किस्मत को, सरकार को कोसेगा। लेकिन जब ये हर रोज होता है, सालों तक होता है, तो धीरे धीरे वो बाहर देखना बंद कर देता है और अपने अंदर कमी ढूंढने लगता है। उसे लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही काफी मेहनत नहीं कर रहा, शायद मैं ही एक अच्छा पिता नहीं हूँ। वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है। बिल्कुल, ये आत्मसम्मान का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। वो अपने बच्चों की आंखों में देखने से डरने लगता है, क्योंकि उसे वहां अपनी नाकामी दिखाई देती है। निबंध इस दर्द को बहुत सटीकता से पकड़ता है। उसकी थाली में भले ही भोजन कम हो, लेकिन उसके दर्द की मात्रा असीमित होती है। ये दर्द सिर्फ शारीरिक भूख का नहीं, बल्कि इस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का भी है, जहां इंसान की अपनी नजरों में ही उसकी कीमत शून्य हो जाती है। सही बात है। ये वो बिंदु है जहां गरीबी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेती है। वो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से हरा देती है। ये वाकई में बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली बात है। और शायद इसीलिए निबंध का अंतिम हिस्सा समाधानों के बारे में बात करते हुए सिर्फ आर्थिक योजनाओं की बात नहीं करता। निबंध का तर्क है, जब तक समाज गरीबी को केवल आंकड़ों में देखता रहेगा, तब तक गरीब यूं ही खामोशी से टूटता रहेगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? नीतियां बनाने के लिए तो हमें आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी ही। आंकड़ों से समस्या नहीं है, समस्या उन्हें देखने के नजरिए से है। अच्छा। जब हम कहते हैं कि 20 करोड़ लोग गरीब हैं, तो हमारे दिमाग में एक बड़ी, बेनाम, बिना चेहरे वाली भीड़ की तस्वीर बनती है। हम उन 20 करोड़ कहानियों, 20 करोड़ टूटे हुए सपनों, 20 करोड़ इंसानों के बारे में नहीं सोचते। हाँ, नहीं सोचते। हम उन्हें एक प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड के रूप में देखते हैं, एक इंसान के रूप में नहीं। निबंध का तर्क ये है कि समस्या का असली समाधान केवल आर्थिक योजनाओं या सब्सिडीज में नहीं है। समाधान की शुरुआत सहानुभूति, एम्पैथी से होती है। मतलब जब तक पॉलिसी बनाने वाला उस पिता के दर्द को महसूस नहीं करेगा जिसके बारे में हमने अभी बात की, तब तक उसकी पॉलिसी अधूरी रहेगी। एग्जैक्टली। जब तक हम गरीबी को एक मानवीय त्रासदी के रूप में नहीं देखेंगे,
तब तक हमारी नीतियां उस मनोवैज्ञानिक बोझ को नजरअंदाज करती रहेंगी जिससे वो व्यक्ति गुजर रहा है। हम उसे राशन दे सकते हैं, लेकिन हम उसका खोया हुआ आत्मसम्मान कैसे लौटाएंगे? सही बात है। हम उसे घर दे सकते हैं, लेकिन हम उसके मन से ये एहसास कैसे निकालेंगे कि वो एक फेलियर है? इसीलिए निबंध का सार बहुत शक्तिशाली है कि गरीबी मिटाने से पहले हमें संवेदनहीनता मिटानी होगी। हमें उस इंसान को आंकड़ों के ढेर से बाहर निकालकर उसके चेहरे, उसकी कहानी और उसके दर्द को देखना होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि गरीबी वो सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है। हाँ, एक ऐसी अवस्था जो इंसान से सिर्फ पैसा नहीं छीनती, बल्कि उसका भविष्य सोचने की क्षमता, उसका बचपन, उसकी आवाज और आखिर में उसका आत्मसम्मान भी छीन लेती है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये व्यक्ति पर एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक बोझ डालती है जहां वो अपनी निराशाजनक स्थिति के लिए व्यवस्था को नहीं बल्कि खुद को ही दोषी मानने लगता है। ये गरीबी की सबसे बड़ी और सबसे अदृश्य जीत है, क्योंकि जो इंसान खुद से ही जंग हार गया हो वो दुनिया से क्या ही लड़ेगा। निबंध का अंतिम वाक्य वो दिमाग में गूंजता रहता है। सबसे गहरी गरीबी दिलों की बेरुखी है। ये अपने आप में एक पूरी बहस की शुरुआत कर सकता है। हाँ, और ये श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या गरीबी का असली समाधान केवल संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने में है, या समाज के उस नजरिए को बदलने में भी है जो गरीबी को एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखता है, न कि एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में? जब तक एक सफल व्यक्ति अपनी सफलता को पूरी तरह से अपनी मेहनत का नतीजा मानेगा और एक असफल व्यक्ति की स्थिति को उसकी कमियों का नतीजा, तब तक हम एक समाज के तौर पर शायद इस समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।